हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का। ये जो है हमारा, एक मिनट, ये क्लास 6 का एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी, ये क्लास 6 का हमारा एनसीईआरटी है जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटी। तो क्लास 6 की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है विविधता, यानी डिफरेंस क्या होती है, विविधता क्या होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है तो हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले है कि विविधता की समझ कैसे आती है, मतलब हम चीजों को कैसे डिफाइन करेंगे कि चीजों के अंदर विविधता है या नहीं है, विविधता है क्या। जैसे देखिए यहाँ पे दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों का नाम एक ही है। क्या नाम है? दोनों बच्चों का नाम समीर है। एक समीर 1 है और एक समीर 2 है। समीर 1 जो है उसको पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो स्कूल रेगुलर जाता है, उसके पास स्कूल जाने के लिए अपनी खुद की साइकिल है। लेकिन समीर 2 है, ये समीर 2 क्या कर रहा है, इसके पास स्कूल जाने की व्यवस्था नहीं है, ये स्कूल जाने में सक्षम नहीं है। ये अखबार बेचता है, जहां भी स्टेशन होते हैं, जहां हर जगह घूम करके ये अखबार बेचता है। तो ये इन दोनों के बीच क्या हो गई, विविधता हो गई, इन दोनों के बीच अंतर हो गया। मतलब कि एक को सारे अवसर मिल रहे हैं लेकिन दूसरे को सारे अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो ये हो गई इन दोनों के बीच की विविधता। विविधता में अब जैसे इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, तो अभी विविधता को क्या चीज प्रभावित नहीं करती है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, विविधता को प्रभावित न करने वाली चीजें खान पान हो गया, पहनावा हो गया, धर्म, भाषा, ये सभी चीजें क्या है, विविधता को प्रभावित नहीं करती हैं। मतलब कि अगर आप दो अलग, एक ए है और एक बी है। ए जो है पैंट शर्ट पहनता है, बी धोती कुर्ता पहनता है, लेकिन दोनों में दोस्ती हो सकती है। वो दोस्ती को जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, दोस्ती को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। मतलब खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, ये सभी क्या है, विविधता के पहलू हैं, इनसे दोस्ती प्रभावित नहीं होती है। मतलब जैसे ए अलग ड्रेस पहन रहा है, बी अलग ड्रेस पहन रहा है, तो दोनों के बीच क्या है, विविधता है। ए इंग्लिश बोल रहा है, बी हिंदी बोल रहा है, तब भी ये दोनों के बीच क्या है, विविधता है। ए हिंदू है, बी क्या है, मुस्लिम है। तो इस तरह से दोनों के बीच विविधता तो है, लेकिन दोनों के बीच जो है अंतर उस चीज का नहीं है। दोनों की दोस्ती जो है इससे प्रभावित नहीं हो सकती है। दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों के लिए पहने की व्यवस्था अलग है। एक अखबार बेच रहा है, एक जो है स्कूल जा रहा है। तो ये सारी चीजें किसको प्रदर्शित करती हैं, ये सारी चीजें जो है विविधता को प्रदर्शित करती हैं। अब आगे देख लेते हैं, विविधता तो हो गया। पहले क्या होता था, पहले जमाने में विविधता कैसे नापते थे। तो पहले जमाने के लोग जैसे पैदा हो जाते थे तो तभी से उनका जो है सिस्टम स्टार्ट हो जाता था। मतलब सबसे पहले तो ये जान लें कि भारत में कास्ट सिस्टम है। मतलब कास्ट सिस्टम है जिसमें एक सबसे पहले जो आते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, ये क्षत्रिय हो गए, उसके बाद आते हैं वैश्य, और लास्ट में आते हैं शूद्र। अभी शूद्र लास्ट में आ जाते हैं। वैश्य का क्या, वैश्य को जो सॉरी, ये ब्राह्मण को क्या है, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबसे ऊपर सुप्रीम जो होते हैं ब्राह्मण को मानते हैं, और उसके बाद फिर क्षत्रिय को मानते हैं। अब जैसे कोई जाति का है, जैसे कोई कुम्हार है, कुम्हार अगर जाति में बच्चा पैदा हो जाता है तो ये वो कुछ और काम नहीं कर सकता है। अब उसका पेशा है बर्तन बनाना, वो जो काम उसके पूर्वज करते आ रहे थे अब वही काम उसको करना पड़ेगा। उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है और चीजों को करने की, लेकिन फिर भी उसे जो है अपने कास्ट का ही जो काम उसको निर्धारित किया गया है वही करना पड़ेगा। ये होती है चीजें। पहले इस तरह से जो है विविधता को बांटते थे लोग, लेकिन अभी जो है ये चीजें थोड़ी अंतर हो गई है। अब तो सभी को समानता मिल गई है कि आप किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, आपको इक्वल देखा जाएगा, हर जगह इक्वल चीजें जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। ये तो हो गई विविधता के बारे में। अब विविधता से हमारा जीवन कैसे जो होता है, समृद्ध होता है। अब समृद्ध का यहाँ से क्या तात्पर्य है कि उससे हम लोग क्या लाभ मिलता है। जैसे समीर एक है, जैसा कि मैंने फिगर में बताया था कि एक समीर एक है और एक समीर दो है, दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। उसी तरह हमारे भी आसपास के जो दोस्त हैं उनसे भी हमारी दोस्ती हो सकती है। हो सकता है कुछ दोस्त जो हैं
अलग जाति से हो, अलग धर्म से हो, अलग जगह से हो, कोई दक्षिण से आ रहा हो, कोई केरल से आ रहा हो, तो इस तरह से वो जब आएंगे तो उनके पहनने का, जो कपड़ा पहनेंगे उनका तरीका अलग होगा, उनकी भाषा भी अलग होगी, उनके विचार अलग होंगे, उनके रहने का, धर्मों को मनाने का, ये सभी जो चीजें हैं वो अलग अलग रहेंगी। तो इनसे क्या होगा, इनसे हम उनसे सीख सकते हैं, उनकी चीजों को सीख सकते हैं, वो हमसे सीख सकते हैं, एक दूसरे के नए नए विचार जो है सीखेंगे, एक दूसरे की कहानियों को जानेंगे, एक दूसरे के स्रोत को जो है पढ़ सकते हैं, उनकी किताबों को पढ़ेंगे, उनकी भाषाओं को समझते जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये विविधता जो है हमारे लिए एक तरह से क्या होगी, लाभदायक होती है, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, नई चीजों को सीख सकते हैं, नई चीजों को जान सकते हैं। तो ये हो गया विविधता का पहलू। अब बात करते हैं भारत में विविधता। भारत में विविधता कैसे होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये हो गया हमारा इंडिया, ये मैं एक रफली डायग्राम बना रही हूँ, ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया पूरा इतना बड़ा है, इसके हर एक कोने में यहाँ कुछ और भाषा है, यहाँ का रहन सहन अलग है, यहाँ की भाषा बोली अलग है। तो इस तरह से चीजें क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग लोग हैं, एक ही त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं, एक ही खाने को अलग अलग तरीके से पकाते हैं। तो इस तरह से भारत क्या है, बहुत सारा इसमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा, अलग जगह अलग लोग अलग तरीका। अभी ये सारे डिफरेंसेस को हम कैसे समझे, किस हिसाब से समझे, तो इसको समझने का कई सारा तरीका है। पहले क्या होता था, पहले के जो लोग थे, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, बहुत लंबा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा समय लग जाता था। तो वो वहां पे जाते थे, रहते थे, देखते थे, तो क्या वो वहां की जो है चीजों को सीखते थे, वहां जो है क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, इन सब चीजों के बारे में जानते थे। और उनका एक जगह से दूसरे जगह तक पलायन करने का कई कारण होता था, घर में भूखमरी आ जाए, और क्या बाहरी युद्ध छिड़ जाए, तो इस तरह से कई चीजें होती थी। तो वो क्या करते थे, एक स्थान से निकल करके दूसरे स्थान तक चले जाते थे, और जब उस नई जगह वो जाते थे तो वहां का जो है भाषा सीखते थे, वहां का भोजन क्या होता था, वहां का धर्म क्या है, वहां का संगीत क्या है, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे सीख लेते थे, एक दूसरे को अपनी संस्कृति को देते थे, लेते थे। तो उससे क्या होता था, एक मिली जुली संस्कृति उभर करके आती थी, और वो संस्कृति एक नई तरह की रहती थी, जिसमें दोनों प्रकार के या दोनों जगहों के लोगों के संस्कृतियों को मिला करके बनाई जाती थी। उस तरह की संस्कृति बनाई क्या जाती थी, वो धीरे धीरे निकल करके अपने आप आती थी। अभी बात करें, जैसे जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनका पहनने का तरीका अलग है, उनका खाने का तरीका जो है अलग है, उनका हर एक चीज अलग होता है। और जो रेगिस्तान में रह रहे हैं या जो मैदानी भाग में रह रहे हैं, उनका भी तरीका जो है अलग होता था। अब उदाहरण के लिए जैसे लद्दाख ले लें और केरल ले लें, ये दोनों जगहों में क्या है, काफी ज्यादा भिन्नता है। क्यों? क्योंकि लद्दाख क्या होता था, लद्दाख पूरा बर्फ से ढका हुआ है, जबकि केरल पूरा क्या है, समुद्र से, एक तरफ पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। अभी लद्दाख को क्या कहेंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है वो कश्मीर के पूर्वी पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख को हम रेगिस्तानी इलाका कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, बालू ही रहता है, उसी तरह लद्दाख में पूरा क्या है, एक परत पूरा जो है जमीन बर्फ से ढकी रहती थी। तो एक तरह से इसको हम ठंडा रेगिस्तान कह सकते हैं, कि लद्दाख क्या है, एक तरह का ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पे वर्षा जो होती है वो भी बहुत जो है बर्फ के रूप में ही हो जाती है, और वर्षा बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। यहाँ पे लोग पानी के लिए किस पे निर्भर रहते हैं, पानी के लिए लोग जो है बर्फ को ही पिघला करके पानी के रूप में यूज करते हैं। और लद्दाख के क्या है, ये लद्दाख के लोग जो है एक प्रकार की भेड़ को पालते हैं, जिससे एक प्रकार की भेड़ पालते हैं जिससे ऊन मिलता है, और उस ऊन को पश्मीना ऊन बोलते हैं। और ये पश्मीना ऊन क्या करते हैं, इसकी साल बनती है जो कि काफी महंगी रहती है। और ये लद्दाख वाली जो भेड़ है, भेड़ से पश्मीना ऊन को निकालते हैं, और इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। मतलब यहाँ के लोग ट्रेड भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, वहां पश्मीना जो है ऊन को बेच देते हैं, और कश्मीर के लोग इसको मिल करके क्या बनाते हैं, पश्मीनी शॉल बनाते हैं।
यहाँ के लोग क्या है, दूध से बने प्रोडक्ट पे निर्भर रहते हैं। मतलब बकरी, ये सबों को, बकरी और भेड़ को पालते हैं जिससे दूध मिलता है, तो ये क्या करते हैं, इसी पे डिपेंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खेती करने की जगह नहीं है, या वहां का मौसम खेती करने के लिए नहीं है, तो ये लोग ज्यादातर मांस और दूध से बने प्रोडक्ट पे ही डिपेंड रहते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। मतलब रेगिस्तान, ये लद्दाख के बारे में बता रहे हैं कि लद्दाख को जो है ठंडा रेगिस्तान या रेगिस्तान हम कह रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे व्यापारी नहीं आएंगे, यहाँ पे व्यापारी आते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे पश्मीना ऊन मिलता है, आने का कारण ये है। और यहीं से, मतलब लद्दाख से ही होकर के जो है रास्ता वो जाता है कहाँ, मध्य एशिया में, मध्य एशिया तक पहुंचता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, लद्दाख में व्यापारी आते रहते हैं, व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। अच्छा, लद्दाख को ही हम क्या कहेंगे, लद्दाख से ही जो है तिब्बत में लोग जाते हैं, और लद्दाख को ही हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को ही छोटा तिब्बत कहते हैं, और लद्दाख के ही रास्ते से जो है बौद्ध धर्म तिब्बत तक पहुंचा था। मतलब भारत में बौद्ध धर्म की जो प्रारंभ हुआ था या स्टार्ट हुआ था, वो कहाँ से हुआ था, तो भारत से ही हुआ था, और लद्दाख के ही रास्ते से जो है वो तिब्बत तक पहुंचा था। यहाँ पे करीब 400 साल पहले जो है इस्लामिक लोग भी यहाँ आए हुए, और अच्छा खासा आकर के यहाँ पे बसे हुए हैं। मतलब यहाँ पे कई धर्मों के लोग रह सकते हैं, एक तरह से हम ये बात कर सकते हैं। और तिब्बत का एक जो फेमस ग्रंथ है केसर सागा, ये तिब्बत का एक फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा। ये लद्दाख में काफी ज्यादा प्रचलित है। यहाँ के लोग जो है मुसलमान और बुद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, और उस पर नाटक खेलते हैं। किस पे? केसर सांगा। केसर सांगा जो है तिब्बत का एक ग्रंथ है, जो कि लद्दाख में काफी ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे चाहे हिंदू हो या फिर बौद्ध हो, दोनों इस नाटक पे अपना ग्रंथ पे नाटक करते हैं और नाचते गाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि केसर सांगा कहाँ का ग्रंथ है, तो ये कहाँ का है, तो ये तिब्बत का है। अब बात करते हैं केरल के बारे में। केरल क्या है? केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा एक राज्य है। तो ये हमारा भारत का निचला हिस्सा हो जाता है, तो यही दक्षिण और पश्चिम में, ये दक्षिण और पश्चिम में ये हमारा बसा हुआ राज्य क्या हो जाएगा, केरल। ये क्या है, केरल एक तरफ से पूरा ये साइड जो है पूरा किससे घिरा हुआ है, समुद्र से। ये वाला पूरा साइड समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पे बहुत तरह की पहाड़ियां पाई जाती हैं, और इन पहाड़ियों पे कई तरह के मसाले उगते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची। ये सभी चीजें क्या होती हैं, स्वाद, खाने के स्वाद को बढ़ा देती हैं। तो ये सभी चीजें मिलती हैं, जो कि व्यापारिक क्षेत्र से काफी आकर्षण है, यानी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि केरल में कौन आया, तो अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ईसाई धर्म को मानने वाले जो धर्मदूत थे संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले कहाँ आए थे, केरल में आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है, संत थॉमस को जाता है। अब ये भी एग्जाम में आ सकता है कि भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो संत थॉमस को जाता है। इब्न बतूता, ये क्या था, ये मोरक्को का एक व्यापारी था। इब्न बतूता मोरक्को का एक व्यापारी था, जो कि भारत आया था, और इसने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रहला। उसमें बताया कि यहाँ पे यानी भारत में मुसलमानों का क्या है, बहुत ज्यादा इज्जत है, मतलब उनका रिस्पेक्ट है। अभी वास्को डी गामा जो है वो भी कहाँ है, वास्को डी गामा भी जो है यही केरल में ही आया। भारत की उसने खोज की, और समुद्री मार्ग से तो आया अपनी जहाज से, लेकिन पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा, और आया कहाँ, यूरोप से भारत आता है, वो भी समुद्र के रास्ते। इस तरह से केरल एक ऐसा जगह है, केरल एक ऐसा जगह है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा भिन्न प्रकार के लोग आते गए। जैसे यहाँ पे यहूदी आए, इस्लामिक आए, हिंदू, सिख आए, ईसाई आए, और बौद्ध, सॉरी सिख नहीं, ईसाई और बौद्ध आए। मतलब कि अगर हम मान ले कि केरल में कितने धर्म के लोग हैं, तो टोटल कह सकते हैं कि 5 धर्मों के लोग हैं। कौन कौन? यहूदी हैं, इस्लाम है, ईसाई है, हिंदू है, और बौद्ध धर्म के लोग शामिल हैं। चीन के भी जो व्यापारी हैं वो भी भारत आए हुए हैं। मतलब जो चीन के व्यापारी हैं वो भी कहाँ,
भारत आए हुए हैं। अब भारत कैसे आए हैं? तो केरल के रास्ते से आए हैं। अब एक मिनट, थोड़ा सा हम अपना पेन सिलेक्ट कर लें तो चीन के व्यापारी केरल आए। जो चीन में मछली पकड़ने के लिए जाल यूज होती है, मतलब चीन में जो हम सॉरी केरल में जो है मछली पकड़ने के लिए हम लोग अपना जाल यूज करते हैं, उस जाल का नाम है चीना वाला। उस जाल को हम चीना वाला बोलते हैं। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, चीना मतलब चीन से, ये क्या है? चीन से रिलेटेड है। यहाँ पे लोग जो है मछली तलने के लिए या किसी भी चीज को तलने के लिए चीना चट्टी का इस्तेमाल करते हैं। उस बर्तन का नाम है चीना चट्टी। तो अब यहाँ से भी चीन शब्द आ रहा है और यहाँ से भी। तो इस तरह ये चीन शब्द जो है ये इशारा कर रहा है कि ये सारी चीजें कहाँ से उत्पन्न हुई है? चीन से उत्पन्न हुई है। केरल की जो भूमि है वो भी क्या है? काफी ज्यादा उपजाऊ है। तो यहाँ पे कई तरह के जो है फसल भी उगती हैं। यहाँ पे मछली भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। चावल काफी अच्छा उगता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले मानसून आता है तो कहाँ पे एंटर होता है? सबसे पहले भारत में अगर मानसून आता है तो मानसून यही यही केरल में ही सबसे पहले जो है एंटर होता है, फिर आगे बढ़ता जाता है। अब आगे देख लिए तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा धर्म के बारे में। अब एक चीज कि भारत में इतनी ज्यादा भिन्नता है, मतलब यहाँ पे अलग अलग जो है धर्मों के लोग रह रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो अब विविधता में एकता कैसे है? मतलब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज्यादा विविधता है, अब इसमें यूनिटी कैसी है, एकता कैसी है? तो भारत में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेके चलते हैं, ठीक है, किसी एक धर्म को मान लेते हैं, तो क्या होगा? बीच में लड़ाई हो जाएगी। ए और बी सी डी इस तरह से तीन चार बच्चे हैं, अगर दोनों अपने अपने धर्म को या अपने अपने बारे में सोचें तो क्या होगा? दोनों के बीच फाइट हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यही दोनों एक अपना एम फिक्स कर लें कि हमें ये चीज यहाँ पे इस बॉल के पास जाना ही है, ठीक है, तो ए भी पूरा अपना फोकस करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा और डी भी करेगा। चारों मिल करके इसको फाइंड आउट करना चाहेंगे, इसको प्राप्त करना चाहेंगे। तो उसी तरह भारत में भी है कि अलग अलग जाति के, अलग अलग वेशभूषा के लोग रह तो रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं? हमेशा एक दूसरे से मिलजुल करके ही कार्य को करते हैं, मतलब सर्वोपरि अपने राष्ट्र को मान करके काम को करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 1857 की क्रांति हुई थी, जो भारत की पहली क्रांति मानी जाती है, सबसे बड़ी। वो असफल क्यों हो गई थी? क्योंकि वहां पे जितने भी आंदोलन करता थे वो अपने अपने बारे में सोच रहे थे। झांसी की रानी अपने राष्ट्र को बचाना चाहती थी, जो मजदूर वर्ग था वो अपने को, जो जमींदार थे वो अपनी रियासतों को बचाना चाह रहे थे, जो किसान वर्ग थे वो अपनी खेती वगैरह को लेकर के कर रहे थे आंदोलन। तो सबका एम क्या था? अलग अलग था। लेकिन महात्मा गांधी के टाइम क्या हुआ कि उन्होंने एक अपना एम बनाया, वो था राष्ट्र। एक मिनट, उन्होंने अपना एक एम बनाया राष्ट्र, एक की एक देश के स्वाधीनता के लिए। स्वाधीनता मतलब एक अपना एम फिक्स बनाया कि नहीं इसी चीज को करना है। अब जितने भी और तत्व थे और पार्टियां थी, सबको मिला करके उन्होंने उन सभी का एम एक ही किया। तो जब सबका एम एक ही चीज के लिए है तो क्या होगा? वो चीज काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि एक चीज को लेकर के सारे लोग अगर उसके लिए प्रयास करते हैं तो वो सफल ही होते हैं। लेकिन अगर वही चीज अलग अलग चीजों के लिए करेंगे लोग तो क्या होगा? असफल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वही चीज था, भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उनकी नीति क्या थी? लोगों के बीच फूट डालो और राज करो। क्योंकि उनको पता था कि भारत में भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न धर्म के, वर्ग के लोग थे। तो इसलिए वो क्या करते थे? भारत में फूट डालते थे और राज करते थे। तो धीरे धीरे जब भारत के सभी लोग यूनिट हुए, एक साथ मिले और मिल करके जब उन्होंने कार्य किया तो लास्ट में आके क्या हुआ? देश हमारा आजाद हुआ है। तो इस तरह से ये दिखाता है कि भारत में भिन्नता जरूर है, लेकिन वो भिन्नता में भी क्या है? एकता है। अब इसी बात को लेकर के जो है, मतलब इसी टॉपिक पे जो हमारे पहले पीएम बने थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी किताब भी लिखी है। किताब का नाम है भारत की खोज।
मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस बुक में उन्होंने इस चीज को बताया, यानी हम कह सकते हैं कि अनेकता या विविधता में एकता की बात को किसने कहा, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा। और उन्होंने यही बताया कि भारत के अंदर भले ही कितना विविधता हो, लेकिन अनेकता में क्या है, एकता है। लोग यहाँ पे अनेक धर्म के, अनेक जाति के, अनेक वेशभूषा के हैं, लेकिन क्या है, सभी एक है। यानी अनेकता में भी क्या है, एकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी एक रचना लिखी है जिसको हम आज भारत का राष्ट्रगान मानते हैं, या राष्ट्रगान जो है भारत का। इसमें राष्ट्रगान जैसे है ना, जनगण मन अधिनायक, तो इसमें जो शब्द हैं, जो इस राष्ट्रगान के शब्द हैं, वो आप देखेंगे तो इस राष्ट्रगान में उन्होंने सबको एक यूनिटी में किया है। मतलब हर एक जो है लैंग्वेज के शब्द को लिया है, उनके वेशभूषा, मतलब सबको मिला जुला करके उन्होंने एक चीज को एम किया है। तो ये भी अनेकता में किस चीज को दर्शाता है, एकता को दर्शाता है। अच्छा, राष्ट्रगान को गाने का जो सही समय है वो कितना है, तो राष्ट्रगान को हमें 52 सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर देना है। तो ये हो गया हमारा विविधता के बारे में। अब इस